आपने किन लोगों के साथ में काम करना है, इससे भी ज़्यादा ज़रूरी ये है कि किन लोगों के साथ में काम नहीं करना है। मैं कहता हूँ जब आप कुछ नहीं कर रहे तब अपलाइन से सबसे ज़्यादा बात करें। बड़ा नेटवर्क बनाना चाहता है सुनील शर्मा की तरह, क्या करें? तो ये पूरा प्रोसेस है, टीम तो बना ही लेगा पर उसके लिए कुछ बेसिक है। अगर हमने ड्रीम को गोल में कन्वर्ट करना है, डेट डिसाइड करनी है, क्या पैरामीटर्स होने चाहिए? ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए और किसी व्यक्ति का उस चीज़ के ऊपर कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए कि वो घर से स्टेप आउट करे और जाके लोगों से अपॉर्चुनिटी के लिए बात करे, उसके लिए ड्रीम बहुत इंपॉर्टेंट है। सुनील शर्मा जी कितनी विड्थ पे काम कर रहे हैं, कितने सारे आपके ग्रुप ओपन हैं और उनमें से कितने ग्रुप्स के साथ आप बहुत एक्टिवली काम कर रहे हैं? दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। चैट विद सुरेंद्र वत्स के नए एपिसोड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं व्यक्तिगत रूप से बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि एक बहुत शानदार पर्सनैलिटी हमारे मेहमान हैं जिनके पास में ज्ञान का भंडार है, स्पीड के साथ में डायरेक्ट सेलिंग में नए आयाम स्थापित किए, बहुत सारे लोगों के रोल मॉडल हैं। आइए मिलकर स्वागत करें। हरियाणा हिसार से आज हमारे मेहमान हैं सुनील शर्मा। सुनील जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका चैट विद सुरेंद्र वत्स में। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। और डेफिनेटली मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है आज आपसे बात करके स्टूडियो में। और मैं खुद चाहता हूं कि डायरेक्ट सेलिंग के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जानें और उन सारी चीज़ों का इस्तेमाल करके वो अपनी सक्सेस को और ज़्यादा जल्दी प्राप्त करें। तो आई एम रियली हैप्पी। थैंक यू सो मच सुनील जी। मैंने शुरुआती दिनों में ही कहीं पे एक चीज़ सुनी थी कि जब व्यक्ति सीनियर बन जाता है तो अनुभव उसके पास में आ गया, एक्सपीरियंस आ गया, एक लेवल भी आ गया, तो उस समय उससे ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं अपनी टीम का अपलाइन हूँ, अपितु जो और दूसरी टीमें हैं उनके साथ में भी उसका व्यवहार एक कॉमन अपलाइन जैसा होना चाहिए। उस प्रकार से उनको थोड़ा ट्रीट करे, मोटिवेट करे, मर्यादा में रह के, लिमिटेशंस में रह के। और जब आप कंपनी में बहुत बड़े लेवल पर, बहुत अच्छी कंपनी में बड़े लेवल पे चले जाते हैं, तो मेरा ये मानना है कि उस समय फिर आप कंपनी के भी लीडर नहीं रहते हैं, फिर आप इंडस्ट्री के लीडर बन जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। फिर आपकी नॉलेज, आपका विजडम, आपकी सक्सेस, आपकी एनर्जी, फिर वो पूरी इंडस्ट्री के लिए काम करनी चाहिए। और आप बिल्कुल अभी आप उस लेवल पे हैं जहां अभी आप अपनी कंपनी के लिए नहीं हैं, अपनी अपलाइन अपनी टीम के लिए नहीं हैं, अभी तो पूरी इंडस्ट्री के लिए। श्योर। तो आपका अनुभव पूरी इंडस्ट्री के काम आएगा। मैं इसलिए बहुत रोमांचित हूँ आपसे, आपके अपने बीच में अपने आप को पाके। शुरुआत करते हैं सुनील जी आपकी कहानी से, और कहानी की शुरुआत करते हैं आपकी एजुकेशन से। बिल्कुल, बहुत ही सिंपल मेरी लाइफ रही है। गांव में फैमिली रहती थी और मैंने अपनी इनिशियल एजुकेशन गांव में की। उसके बाद कहीं ना कहीं दिमाग में ये था कि गवर्नमेंट कॉलेज में जाके पढ़ना, ये मेरा एक ड्रीम था उस टाइम पे। और मेरे आसपास नरवाना में गवर्नमेंट कॉलेज था हरियाणा में, और वहाँ मैंने जाके एडमिशन लिया, वहाँ से एजुकेशन ली। साथ में मुझे लिखने का शौक़ था, तो मैंने न्यूज़पेपर्स के लिए लिखा, हरिभूमि के लिए लिखा, पंजाब केसरी के लिए लिखा। क्या तो लिखते थे उसमें? मैं सोशल इश्यूज़ पे लिखता अच्छा, था। ओके। मैंने जैसे महिला दिवस, 8 मार्च और इस तरह के कोई बच्चों को लेके कुछ डिफरेंट डिफरेंट सोशल इश्यूज़ पे, और एडिटोरियल पे आर्टिकल आता था। और उस टाइम 500 रुपये वो मेहनताना देते थे एक आर्टिकल अगर प्रिंट हो जाता था तो। और डेफिनेटली पैसा तो आ ही रहा था, स्टूडेंट लाइफ में साइड में कुछ कर रहे थे, पर अच्छा लगता था कि हम मेरे नाम से कुछ कहीं छप रहा है और लोग मुझे जान रहे हैं। वो चीज़ बड़ी अच्छी लगती थी दिल से। और धीरे धीरे वो बढ़ने लगा। फिर मैंने कुछ मैगजीन्स में भी लिखना शुरू किया, जो पाक्षिक 15 दिन में, महीने में मैगजीन छपती थी। और पढ़ाई पूरी करने के बाद जब मैं मास्टर कर रहा था तो मैंने पार्ट टाइम में एक मैगज़ीन के साथ कोलैबोरेट किया, और वो 15 दिन में छपती थी। उनके लिए मुझे एक आर्टिकल लिखना था, उसके बदले वो मुझे थोड़ा सा ठीक पैसा दे रहे थे। ओके। तो वहाँ मैंने 2-3 आर्टिकल लिखे, और उसके बाद फिर एडिटोरियल जो टीम थी उनके साथ नहीं बनी, क्योंकि वो काफ़ी सारी चीज़ें एडिट कर रहे थे। तो मुझे लगा कि ये मतलब मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ वो मैं नहीं कह पा रहा, तो इसलिए फिर मैंने उसको ड्रॉप आउट किया। फिर एक टीवी चैनल ज्वाइन किया, मैं ब्यूरो चीफ रहा उसमें 7 महीने, वहाँ काम करता रहा। वहाँ भी उतना मुझे फ्रीडम महसूस नहीं हुई कि मैं जो करना चाहता हूँ वो कर पाऊँ उसके माध्यम से। तो फिर मैंने अपना जॉब स्टार्ट की एज ए टीचर
हिसार में, मैथ टीचर। और मैं जॉब कर रहा था, वाइफ जॉब कर रही थी। हमने लव मैरिज की है, बिल्कुल मतलब संसाधन उतने ज़्यादा नहीं थे हमारे पास उस टाइम, बहुत छोटे से घर में रहते थे। और मेरे पास सिर्फ एक साइकिल थी। हमारा एक वीडियो भी है यूट्यूब पे, साइकिल से रेंज रोवर तक। अच्छा। और उसी से मैं स्कूल जाता था, और मैं अकेला ही टीचर था 56 लोगों के स्टाफ में जो साइकिल से जाता था वहाँ पे। और पर सपने थे। तो जब मुझे इस इंडस्ट्री से पहला इंट्रोडक्शन हुआ, तो उस टाइम अपलाइन ने बोला कि अपने ड्रीम्स लिखो। तो हमने मतलब आज सोच के खुद बड़ा वो लगता है, पर हमने ड्रीम्स लिखे कि 2 अच्छी ड्रेस अपने लिए, वाइफ के लिए, घर पे एक दीवान बेड ले लेंगे, वॉशिंग मशीन ले आएंगे, घड़ी ले लेंगे, फ़ोन कीपैड वाला था तो एक स्मार्टफोन ले लेंगे। हमने 18-20 चीज़ें इतनी छोटी छोटी लिखी, और फिर वो हमने अपलाइन को दिखाई, कहते ठीक है इनको लेके काम करते हैं। और फिर हमने स्टार्ट किया करना। पर एक जो चीज़ हमारी जर्नी में डे 1 से रही, वो ये रही कि कंसिस्टेंसी हमने कभी नहीं टूटने दी इसके अंदर। हम लगभग 11 महीने एक बहुत ही उस टाइम ये कहते थे कि 9% मीनिंग कोर, तो हम 11 महीने 9% रहे, कोर रहे। पर हमने कभी अपने बिजनेस को नीचे नहीं आने दिया। डेफिनेटली हम नहीं चेंज कर पा रहे थे, 9 से अगले लेवल पर नहीं जा पा रहे थे, पर हमने सीखा बहुत। दैट्स ग्रेट। सुनील जी, आपने ड्रीम से शुरुआत की। ड्रीम बिल्डिंग वैसे तो ज़िंदगी में बहुत इम्पोर्टेंट है, हर किसी को ही करना चाहिए, उससे आपको एक एनर्जी और एक ऊर्जा मिलती है। स्पेशली डायरेक्ट सेलिंग में हम ड्रीम बिल्डिंग की बातचीत करें तो ड्रीम बिल्डिंग जैसे ही हम किसी को अपने बिजनेस में लेके आते हैं, उसको ज्वाइन करवाते हैं, उसके तुरंत बाद होनी चाहिए। और वो होनी चाहिए तो कहाँ पे होनी चाहिए? उसके घर पे करें, कौन कौन साथ में होना चाहिए, वो उसके लिए कोई प्रॉपर डायरी बनवाएं, कोई विज़न बोर्ड बनवाएं, क्या होना चाहिए, क्या प्रोसेस है? मतलब मैं इसको और स्पेसिफिक बनाता हूँ, एक नए व्यक्ति की ड्रीम बिल्डिंग कैसे करें? मुझे लगता है कि जब भी आप किसी व्यक्ति को बिज़नेस में ऑन बोर्ड करते हैं, जब आप इंट्रोडक्शन करवाते हैं बिज़नेस का, तो सबसे पहले वो इस चीज़ को आत्मसात कर ले कि मुझे ये करना है। और मुझे ये करना है के लिए उसको ये चाहिए कि क्यों करना है। और क्यों का सबसे अच्छा जो जवाब है वो उसके सपने हैं। और सपने व्यक्ति कोई भी जल्दी से शेयर नहीं करता, तो उसके ड्रीम निकालना, उसको हम ड्रीम एक्सरसाइज बोलते हैं। ड्रीम निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी कि एक्चुअली वो चाहता क्या है। वो अपने बारे में, वाइफ के बारे में, बच्चों के बारे में, पेरेंट्स के बारे में, क्या क्या चाहिए, एजुकेशन बच्चों की कहाँ होनी चाहिए, गाड़ी, घर, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। पर वो एक्सरसाइज उसके साथ करना, उसको उतना कंफर्ट बनाना कि वो अपने दिल की चीज़ें जो वो चाहता है पर उसका दिल नहीं मानता कि मैं कभी पा सकता हूँ, वो आपसे शेयर कर ले, उतना कंफर्ट बनाना, वो एक्चुअल एक ड्रीम एक्सरसाइज है। फिर उनको किसी डायरी में या किसी पेपर पे लिख के फिर वो करना। मुझे याद है एक इवेंट में हम गए थे, और हमारे अपलाइन ने कहा कि आपने सबने अपना बिल्कुल नियर टू हार्ट ड्रीम एक शीट के ऊपर ड्रॉ करना है। तो हमें एक ड्राइंग शीट दी, कलर्स दिए, और मैं और मेरी वाइफ नीरू हमने करना स्टार्ट किया। और हम जेपी उसमें थे अपना आगरा में, वहाँ पे। और हमने बैठ के एक घर ड्रॉ किया जो हमारे लिए सबसे उस टाइम में इम्पोर्टेंट था। और वो ड्रॉ करके हमने सबमिट किया। पूरे वहाँ पे जितने भी लोग पार्टिसिपेंट थे, हमारा जो ड्रीम था वो फर्स्ट आया। और वो 3 दिन की वर्कशॉप थी, तीनों दिन वहाँ पे लगा रहा उस पर नोटिस बोर्ड पे। और हमें बहुत अच्छा लगा। अभी हम जिस घर में रह रहे हैं और जो हमने ड्रॉ किया था वो सेम है जो हम चाहते थे। तो मैं ये चीज़ आपसे इसलिए शेयर कर रहा था कि एक्चुअली एक माहौल बनाना और फिर उनको इतना कंफर्ट करना कि वो शेयर कर लें, और ये विश्वास दिलाना कि जो चीज़ मैं बता रहा हूँ, जो अपॉर्चुनिटी मैं आपको बता रहा हूँ, ये वो अपॉर्चुनिटी है जिससे आप अपने ड्रीम पा सकते हो। तो ये पूरा प्रोसेस है। फिर उसको विज़न बोर्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं, उनकी फ़ोटोज़ लगवा सकते हैं। वो सारी चीज़ें डेफिनेटली मतलब एक ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए, और किसी व्यक्ति का उस चीज़ के ऊपर कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए कि वो घर से स्टेप आउट करे और जाके लोगों से अपॉर्चुनिटी के लिए बात करे, उसके लिए ड्रीम बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट्स ग्रेट सुनील जी, ये प्रोसेस बहुत अच्छा अगर इस पर सही तरीके से अगर हम काम करते हैं तो। लेकिन जैसे हर चीज़ का कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट भी रहता है।
चूँकि यहाँ पे हमारे यहाँ ड्रीम्स की बहुत बात होती है स्टार्टिंग में ही। बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि ये तो यार सपने बेचने वालों की इंडस्ट्री है, ये लोगों को सपने दिखाते हैं, बेच देते हैं, उनके पूरे नहीं होते हैं। जो कहीं ना कहीं लोग लिख भी लेते हैं, उनके पूरे नहीं होते हैं। क्या लगता है, क्या वजह रहती होगी? देखो, मुझे लगता है कि सबसे पहले तो सपने, जब आपने किसी के साथ ड्रीम एक्सरसाइज किया तो उसको ये बताना ज़रूरी है कि आपकी किन किन सक्सेस की सीढ़ियों पे ये सपने पूरे हो सकते हैं। मतलब अगर मैंने 20 सपने लिखे हैं तो मैं उनको 4 हिस्सों में बांट के अगर मैं ये देख लूँ कि इस लेवल पे पहुँच के मैं ये वाले सपने पूरे कर लूँगा, इस लेवल पे पहुँच के मैं ये वाले सपने पूरे कर लूँगा, तो मुझे कभी भी स्ट्रेस या कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा कि क्या होने वाला है। मुझे क्लियर है कि मैं वो गोल अचीव करूँगा तभी गाड़ी ले सकता हूँ, वो गोल अचीव करूँगा तभी मैं घर ले सकता हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो ये है। दूसरा, जो आप कह रहे हो कि सपने पूरे नहीं हो पाते हैं, लोग सपने लिख भी लेते हैं और फिर वो नहीं वहाँ तक पहुँच पाते, उसमें मैं मानता हूँ कि ओनरशिप डायरेक्ट सेलिंग में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। यस। अपलाइन आपको रास्ता दिखा सकती है, अपलाइन आपको उंगली पकड़ के चलना सिखा सकती है, पर आपको वहाँ पहुँचा नहीं सकती जहाँ पहुँचना चाहते हो। उसके लिए यू मस्ट बी ऑन योर ओन बिजनेस। आपको खुद ताला खोलना पड़ेगा चाबी से, खुद ओनरशिप लेनी पड़ेगी और वो सारे स्टेप जो अपलाइन बता रही है वो खुद करने पड़ेंगे। सपने तो ऐसे पूरे होते हैं, सपनों का चक्कर नहीं है। चक्कर ये है कि आप क्या काम करने के लिए तैयार हो उन सपनों के लिए। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दैट्स ग्रेट। और इसीलिए हमारे यहाँ पे एक टर्म बोली जाती है, IBO, इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर। इंडिपेंडेंट बिजनेस। तो वो फीलिंग जिसकी आ जाती है वो सपनों तक कहीं ना कहीं पहुँच जाता है। और मुझे ऐसा भी लगता है कि डायरेक्ट सेलिंग में कुछ इस प्रकार का एक प्रचार हो गया है कि डायरेक्ट सेलिंग बहुत जल्दी पैसा कमाने के लिए है, आपने जल्दी अमीर बनना है तो डायरेक्ट सेलिंग में आ जाओ। तो बहुत सारे लोग जो सपने बनाते हैं उस पे जो डेट डालते हैं, जब उसको वो गोल में कन्वर्ट कर रहे हैं अपने ड्रीम्स को, तो वो अनरियलिस्टिक डेट डाल देते हैं। बिल्कुल। बहुत जल्दी, मतलब 1 साल में मैं 2 लाख पे पहुंच जाऊंगा। अभी तक तो मैं स्कूटर पे चलता था, लेकिन अगले 2 साल में मेरे पास में मर्सिडीज आ जाएगी। तो मुझे ऐसा लगता है एक कारण कहीं ना कहीं ये बनता है, जो अनरियलिस्टिक टाइम फ्रेम बनाते हैं कहीं ना कहीं। वो कैसे बनाना चाहिए, आपका अनुभव क्या कहता है? अगर हमने ड्रीम को गोल में कन्वर्ट करना है, डेट डिसाइड करनी, क्या पैरामीटर्स होने चाहिए, क्या 1-2 चीज़ें हो सकती हैं? मैं इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये कहूँगा कि जब आपने ड्रीम लिख लिए और जब आप उनको गोल में कन्वर्ट कर रहे हो, तो वहाँ पे आपकी जो एक्टिव अपलाइन है उसके साथ जो आपकी काउंसलिंग्स हैं, काउंसलिंग हर चीज़ को लेके होती है। आप सपने लिख रहे हो उनको लेके भी है, आप गोल सेट कर रहे हो उनको लेके भी है, आपने जो अपनी डेली डायरी मेंटेन करनी है, सुबह से शाम क्या करेंगे, पूरे हफ्ता क्या करेंगे, पूरा महीना क्या करेंगे, सारी चीज़ें अपलाइन के साथ काउंसलिंग का हिस्सा हैं। अब मैंने किसी चीज़ को अचीव करने के लिए 1 साल का डेट दिया, अगर मैं उसको अपने अपलाइन से ऑथेंटिकेट कर लूँ कि क्या ये पॉसिबल है, मैं इसको 1 साल में कर सकता हूँ, तो शायद वो कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा, बिकॉज अपलाइन जानता है अच्छे से कि ये 1 साल में कहाँ जा सकता है, और अगर ये वहाँ चला गया तो फिर ये वहाँ से क्या अचीव कर लेगा, कितना कमा लेगा। एक्चुअल तो पैसा ही है ना, किसी भी सपने को अचीव करने के लिए पैसा चाहिए, तो वो कितना कमा लेगा, उसमें फिर उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, उसको कितने प्लान करने हैं, कितनी होम मीटिंग करनी है, क्या एक्टिविटी होनी चाहिए एक्चुअल जिस भी प्लेटफॉर्म पे वो काम कर रहा है इंडस्ट्री में, वहाँ जो उसका सक्सेसफुल एक्टिव अपलाइन है, अपलाइन मीन नॉट स्पॉन्सर, एक्चुअल मेंटर जो है वो उसको गाइड कर सकता है। दैट्स ग्रेट। बहुत बार ऐसा रहता है कि अपलाइन के भी वो टच में नहीं रहते हैं और खुद ही बहुत अनरियलिस्टिक इस प्रकार से बना लेते हैं। जैसे एक व्यक्ति 25,000 रुपये महीना की सैलरी ले रहा है, कहीं 10 साल काम कर रहा है, 10 साल से 25,000 रुपये पहुँचा है, और वो डायरेक्ट सेलिंग में आके एक इवेंट देख के उसको लगता है यार मैं अगले साल में ही मैं 1 लाख रुपया महीना कमाने लग जाता हूँ। तो उसको कहीं ना कहीं वो भी देखना पड़ेगा कि यार मैं 10 साल में जब 25,000 रुपये पहुँचा हूँ, तो हालांकि डायरेक्ट सेलिंग है, एक नई अपॉर्चुनिटी है, एक नया तरीका है, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी समझना पड़ेगा कि यार ये एक सीरियस, ये भी बिजनेस है, कोई चमत्कार नहीं है, कोई जादू नहीं है कि अचानक आप पहुंच जाएंगे। तो उस पर मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं एक प्रॉपर काम होगा। और सुनील जी, जैसे आप बता रहे हैं कि अपलाइन को मालूम भी होता है कि यार इस व्यक्ति की एक क्षमताएँ हैं, उसने देख लिया, हमारा काम करने का तरीका देख लिया है, हमारा मोटिवेशन लेवल देख रखा है, हमारी स्किल्स देख रखी, तो वो बेटर गाइड कर सकता है। तो वो हमेशा अपलाइन की मोहर जरूर लगवा लेनी चाहिए। बिल्कुल लगवा लेनी और हम तो एक
मैं अपनी टीम के लिए जब ड्रीम बिल्डिंग की बातचीत करता हूँ, मैं कहता हूँ अपलाइन के सिग्नेचर करवाओ उस पर। तो जो अपलाइन सिग्नेचर करेगा तो कहीं ना कहीं देख लेगा कि यार उसके जो ड्रीम्स को जब गोल्स में वो कन्वर्ट कर रहा है तो रियलिस्टिक हैं या नहीं या है। नहीं। थोड़ा आगे बढ़ते हैं सुनील जी। ड्रीम भी बन गए हैं और उस ड्रीम में एक बड़ी टीम बनाना शामिल है। बड़ी टीम बनेगी तभी जाके वॉल्यूम आएगा और तभी जाके सारी की सारी चीज़ें होने वाली हैं। तो एक व्यक्ति को बड़ी टीम बनानी है, बड़ा नेटवर्क बनाना चाहता है सुनील शर्मा की तरह, क्या करे, किन चीज़ों पे विशेष ध्यान दे? मैं सबसे पहले तो ये कहूँगा कि जो मैं अभी पहले भी बोला कि किसी भी व्यक्ति को टीम अगर बनानी है तो पहले तो उसको ओनरशिप लेना है कि ये मेरा बिजनेस है, ये मुझे करना है, टीम कोई दूसरा बना के नहीं देगा। और टीम स्टार्ट होती है सबसे पहले घर से, मैं ये मानता हूँ। तो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में अगर आप अपनी फैमिली को इन्वॉल्व करते हैं, फर्स्ट टीम अगर आप अपने घर में बनाते हो और उसमें इमीडिएट फैमिली, अगर बंदा मैरिड है तो उसकी वाइफ है, नहीं मैरिड है तो भाई बहन माँ फादर सब हैं। अगर वहाँ पे हमने एक माहौल बना लिया, वहाँ पे हमने एक टीम बना ली, तो आप ये समझो कि आपने अपनी काफ़ी चीज़ें कर ली टीम की। बिकॉज इस बिज़नेस में व्यक्ति को घर से कंफर्ट मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे व्यक्ति परेशान भी होता है, कभी रिजल्ट मिलते हैं कभी नहीं मिलते, कभी हमने कॉल फिक्स की सक्सेसफुल हुई नहीं हुई, बहुत सारी चीज़ें ऊपर नीचे होती रहती हैं। तो घर की टीम स्ट्रॉन्ग होनी ज़रूरी है, पहली जो सबसे इम्पोर्टेंट। फिर बात आती है बिज़नेस की टीम, जिसको हम डाउनलाइन भी कहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन भी कह सकते हैं। जो आपकी डाउनलाइन है वहाँ पे मैं मानता हूँ कि काफ़ी सारी चीज़ें मैटर करती हैं, और उसमें सबसे पहली चीज़ मैटर करती है वो है आपका पर्सनल रिलेशन लोगों के साथ, कितना प्रोफेशनल है, पर्सनल है। मैं मानता हूँ कि आपका सबसे पहले अपनी टीम के साथ फैमिलियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि वो अपनी हर बात दिल खोल के कर सकें। मैंने ये देखा कि बहुत सारे लोग मेरी टीम में भी ऐसे हैं, दे आर नॉट बिल्डिंग एक्टिवली, पर उनके रिलेशन हमारे साथ इतने स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं, घर में बर्थडे है, शादी है, वो हमेशा चाहते हैं कि हम वहाँ हों। और वो लोग कभी ऐसा नहीं चाहेंगे कि हमारा और उनका रिश्ता ना बना रहे। ये चीज़ एक लीडर ही कर सकता है। और इसमें फिर वो चीज़ें हैं कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, दिस इज़ नॉट जॉब कि आपने काम किया और तनख्वाह आ जाएगी। यहाँ पे व्यक्ति को अपनी लीडरशिप स्किल बिल्ड करनी पड़ेंगी, और लीडरशिप जो बिल्ड करेगा तो टीम तो बना ही लेगा, पर उसके लिए कुछ बेसिक हैं। उसमें सबसे पहला बेसिक ये है कि आपके पास एक सूची हो लोगों की जिनको आप टीम में लेके आना चाहते हो, टीम बिल्ड करने के लिए। दूसरी चीज़ है कि फिर आप जाके उन लोगों से इंटरेक्ट करें, प्रोडक्ट के बारे में, बिजनेस के प्लान के बारे में, उनकी इनकम के बारे में, उनके ड्रीम्स के बारे में। और फिर मैं मानता हूँ ये ट्रांसफॉर्मेशन का बिजनेस है। कोई व्यक्ति आपसे प्यार कब करने लगेगा? जब आप अपना ट्रस्ट, अपना कॉन्फिडेंस उसके पास ट्रांसफ़र कर देंगे। और जिस दिन आपने आंखों में आंखें डाल के सामने वाले को ये बता दिया, ये जता दिया कि ये अपॉर्चुनिटी, ये बिज़नेस आपकी ज़िंदगी को बदल के रख देगा, वो आपके सबमिशन में आ जाएगा। और जिस दिन उसने सबमिट कर दिया, वो टीम की एक ऐसी बॉन्डिंग होगी, उसको कोई ब्रेक नहीं कर सकता। दैट्स ग्रेट। शुरुआत करनी है होम टीम से। बिल्कुल। होम टीम में मैं एक और तरीका बोलता हूँ कि जब आप ड्रीम बिल्डिंग करते हैं उसी समय आप घर में शामिल करो। मैंने सुनील एक ड्रीम बुक बना रखी। मैं ड्रीम बुक को ज़्यादा प्रमोट करता हूँ कि स्टार्टिंग में ही एक बंदे की आप एक अलग से बुक या डायरी खरीदवाओ और उस पर सिर्फ ड्रीम ही हो और कुछ नहीं हो। और वो जब बनाए तो पूरा परिवार में जितने भी लोग हैं सबको साथ में बैठाओ और सबके लिखवाओ कि भाई आप क्या चाहते हैं, बताओ आप क्या चाहते हैं। छोटा बच्चा है ना, 5वीं क्लास में पढ़ रहा है, उसको बोलो कि बेटा तू क्या चाह रहा है, तेरे को क्या चाहिए बता। हम एक नए काम की शुरुआत कर रहे हैं, तो जब हमारे पास में पैसा आ जाएगा तेरे को मिलेगा, बता क्या चाहिए। तो उसमें कहीं ना कहीं सबकी इन्वॉल्वेशन अगर वहाँ पे हो गई तो ये जो समस्या आती है ना कि घर वाले साथ नहीं दे रहे हैं, कहीं ना कहीं रिजेक्शंस घर से ही आ रहा है, तो मुझे लग रहा है कि वो कमी वहाँ पे बिल्कुल पूरी हो जाएगी। और उसके बाद आपने कहा कि बेसिक्स हैं, उस पर थोड़ा काम करना पड़ेगा, प्रोस्पेक्ट की लिस्ट बनानी पड़ेगी। प्रोस्पेक्टिंग को लेके भी यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं ना, शुरुआत में तो जोश जोश में बना लेते हैं, 20 30 50 लोगों के नाम लिखे, उसके बाद में
उसमें नए नाम ऐड वो करते नहीं हैं, नए लोगों की प्रोस्पेक्टिंग नहीं करते हैं। तो क्या ये ज़रूरी है हर लेवल पे? किस लेवल तक ज़रूरी है मतलब प्रोस्पेक्टिंग करना? मैं ये मानता हूँ कि इस इंडस्ट्री में अगर आपको ग्रो करना है, मैं 15 साल से यहाँ पे काम कर रहा हूँ और मुझे आज भी लगता है कि मुझे अगर और आगे बढ़ना है या और कुछ नया प्लान करना है तो, या नई टीम्स मुझे कुछ बिल्ड करनी है, तो मुझे अपनी प्रोस्पेक्टिंग करनी है, मुझे खुद जाके प्लान दिखाने हैं। और मैं हमेशा एक चीज़ को एजुकेट करता हूँ कि इस बिज़नेस में हमेशा कोर बने रहो। आप किसी लेवल पे पहुँचना और कोर बने रहना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। कोर बने रहने का मतलब है आप अपने प्रोस्पेक्ट्स की लिस्ट बना रहे हो, आप प्लान दिखा रहे हो, आप प्रोडक्ट डेमो कर रहे हो, आप मीटिंग्स कर रहे हो, जाके आप लोगों से बात कर रहे हो, ये कोर है। कुछ जो इस पर्टिकुलर काम है वो रेगुलर करना। वो रेगुलर करना है, आपने बुक्स पढ़नी है, आपने टॉक सुननी है सक्सेसफुल लीडर्स की, जो आपके वहाँ पे जिनको आप रोल मॉडल मानते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें मैं एक और मानता हूँ, बहुत बार जो एक डिसकनेक्शन लोग कर लेते हैं अपलाइन से, मतलब ये समझते हैं, मैं कई बार सुनता हूँ कि लोग इसलिए फ़ोन नहीं करते क्योंकि वो कुछ कर नहीं रहे। ये बहुत डिसएडवांटेज है इस इंडस्ट्री में। मैं कहता हूँ जब आप कुछ नहीं कर रहे तब अपलाइन से सबसे ज़्यादा बात करें, क्योंकि वो जो लैक है, वो जो कमी है, वो आपकी अपलाइन पूरी कर देगा। वो आपको निकाल के बता देगा कि आप क्यों, कहाँ कमी है, आप क्यों नहीं कर पा रहे हैं और आपको क्या करने की ज़रूरत है। तो अपलाइन के टच में रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको इस इंडस्ट्री में सक्सेसफुल होना है, आपको किसी न किसी एक व्यक्ति पे बिल्कुल ब्लाइंडली फेथ करके हमेशा उसके टच में रहना पड़ेगा। दैट्स ग्रेट सुनील जी। आपने कहा कि प्रोस्पेक्टिंग करना ज़रूरी है क्योंकि वो कोर का पार्ट है और कोर बने रहना ज़रूरी है, चाहे आपका कैसा भी मुकाम और कैसा भी लेवल बिल्कुल। हो जाए। एक पर्सनल सा सवाल है, आप चाहे तो इसका जवाब दे सकते हैं, अदरवाइज हम लोग इसको पास कर सकते हैं। और वो ये कि सुनील शर्मा जी कितनी विड्थ पे काम कर रहे हैं, कितने सारे आपके ग्रुप ओपन हैं, और उनमें से कितने ग्रुप्स के साथ आप बहुत एक्टिवली काम कर रहे हैं? मैं इसको थोड़ा अलग तरीके से बताना चाहूँगा कि एक्चुअली विड्थ कितनी ओपन है, ये डिपेंड करता है कि आप किस गोल पे काम कर रहे हैं। राइट। और हर लीडर हर साल अपने गोल चेंज करता है, उसके हिसाब से अपनी विड्थ डिसाइड करता है कि मैंने किस टीम में किस तरह का काम करना है। और कुछ टीम्स ऐसी होती हैं बहुत आगे बढ़ चुकी होती हैं, वहाँ पे आप शायद अलग तरीके से हेल्प करेंगे। जैसे मैं एक अपनी टीम में बात करूँ, वहाँ काफ़ी लोग एक अच्छे लेवल पे क्वालिफाइड हैं, तो वहाँ मैं महीने भर में एक मीटिंग करता हूँ। पर किसी टीम को मैं अभी जस्ट बना रहा हूँ जहाँ अभी 3-6-9% पे कुछ लोग हैं, अभी स्टार्ट किया है, थोड़ा थोड़ा बिजनेस कर रहे हैं, वहाँ मैं ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता हूँ। पर मैं ये मानता हूँ कि एज ए लीडर आपको हर टीम में ये देखना ज़रूरी है कि क्या डेप्थ पे कुछ हलचल हो रही है, डेप्थ पे कुछ एक्टिविटी हो रही है, क्या वहाँ नए लोग आ रहे हैं। चाहे कितनी भी बड़ी टीम हो, अगर वहाँ डेप्थ रुकी तो वो डेड हो जाएगी। इसलिए वहाँ हलचल रखनी, वहाँ कोई नया व्यक्ति आ जाए, वहाँ कोई नया व्यक्ति ऑन बोर्ड हो जाए, वहाँ कुछ अचीव करने लग जाए, वहाँ किसी को थोड़े से पैसे आने लग जाएं, उस चीज़ को अपलाइन को चेक करते रहना बहुत ज़रूरी है। आप चाहे 10 विड्थ पे काम करें, आप चाहे 15 विड्थ पे काम करें, पर आपका अटेंशन हर टीम में होना चाहिए। वो हो डिफरेंट डिफरेंट लेवल का सकता है, पर होना चाहिए। मैं डेप्थ को इस रूप में लेता हूँ कि डेप्थ आपके लिए वैसे काम करती है जैसे एक मान लेते हैं 20 मंजिला इमारत है, और उसमें अगर 15वें मंजिल मतलब 20वें मंजिल पे अगर आग लग जाती है तो नीचे वालों को कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि सबको मालूम है कि आग ऊपर की तरफ जाएगी। और अगर उसी बिल्डिंग में पहले फ्लोर पे या ग्राउंड फ्लोर पे अगर आग लग जाती है तो ऊपर जितने लोग हैं सब में हलचल पैदा हो जाती है, क्योंकि आग ऊपर की तरफ आएगी, उन तक भी पहुंच ही जाएगी कहीं ना कहीं। बिल्कुल। तो डेप्थ कहीं ना कहीं उस प्रकार से काम करती है। अगर नीचे से वॉल्यूम आ रहा है तो ऊपर वाले बेशक थोड़ा शांत बैठे हैं, कुछ ज़्यादा अपनी साइड लेग्स में कुछ ज़्यादा कर नहीं रहे हैं, लेकिन उसमें गर्मी रहती है, हलचल रहती है कि यार नीचे से वॉल्यूम बढ़ रहा है, नीचे से कुछ ना कुछ हो रहा है। तो वो चीज़ बहुत कहीं ना कहीं काम करती है। बैलेंस करने की कोई साइंस है, कोई फार्मूला है? डेप्थ को और विड्थ को कैसे बैलेंस करें?
मैं ये मानता हूँ कि एक टीम में आपके पास, मैं किसी लेवल या पिन से नहीं मेजर कर रहा, आपके पास कम से कम 10 कोर होने चाहिए। अच्छा, ओके। अगर एक एक टीम में 10 डीप तक आपके पास 10 डिफरेंट डिफरेंट लोग कोर हैं जो इस बिज़नेस को एक्टिवली कर रहे हैं, हर रोज़ कुछ ना कुछ कर रहे हैं, तो वहाँ आप ये मान सकते हो कि आपने उस डेप्थ को बहुत अच्छे से बिल्ड किया है। और आप उतनी ही विड्थ को लेके चलें जितनी विड्थ में आप वो सब कर सकते हैं। आप पहले 3 कर सकते हैं, फिर और नई 3 ऐड कर सकते हैं, फिर और नई 3 ऐड कर सकते हैं। वो आपके अपलाइन और एज पर बिजनेस मॉडल सुजेस्ट किया जा सकता है। पर ये मैं ज़रूर मानता हूँ कि इस इंडस्ट्री में एक चीज़ कॉमन है, वो है कोर। एक टीम में अगर आपके 10 कोर हैं, वो टीम आपके लिए लाइफलाइन, आपको ज़िंदगी भर पैसा कमा कमा के देगी, उसको कोई नहीं रोक सकता। दैट्स ग्रेट। हो सकता है जो नए व्यूअर हैं हमारे भी इंडस्ट्री में आए हैं, तो उनको ये लग रहा है कि यार कोर, सुनील जी बहुत इंपॉर्टेंट बता रहे हैं, ये कोर क्या होता है। कोर एक्चुअली एक कुछ पर्टिकुलर काम रहते हैं। कुछ कंपनी में हम लोग 8 कोर की बात करते हैं, यानी 8 कामों की बात करते हैं। कहीं पे 7 कोर, कहीं पे 9 कोर भी मैंने देखा है। तो वो डिपेंड करता है कि आपके यहाँ पे क्या है। कोर का मतलब हो गया कि भाई जो व्यक्ति ये पर्टिकुलर ये काम करेगा, वो व्यक्ति मतलब सीरियस है, उसको आप मान सकते हैं कि ये सीरियसली काम कर रहा है और संभावनाएं हैं ये आगे बढ़ेगा कहीं ना कहीं। और उसको बहुत साइंटिफिक तरीके से डिज़ाइन किया जाता है कोर को। उसमें कहीं ना कहीं आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड भी चीज़ें रहती हैं, कुछ ऐसी चीज़ें भी रहती हैं जिससे वॉल्यूम जनरेट हो रहा है, वो भी कहीं ना कहीं रहती हैं। टीम बिल्डिंग की भी कुछ चीज़ें रहती हैं। तो मल्टीपल चीज़ें उसमें कहीं ना कहीं रहती हैं। तो आपकी कंपनी में अगर कोर जैसा कोई सिस्टम नहीं है, तो आप ज़रूर कंसर्न करें अपनी अपलाइनों से। वो कोर जैसी कोई चीज़, बेसिक, कोर, कार्डिनल, ये बहुत इंपॉर्टेंट सी 3 चीज़ें हैं, ये ज़रूर होनी चाहिए। तभी आप एक बड़ा बिज़नेस डेवलप कर पाएंगे, एक ऐसा एम्पायर खड़ा कर पाएंगे जो एम्पायर आपकी अगली जनरेशन तक जा सकता है। तो कोर से हम लोग आगे बढ़ते हैं सुनील जी। मेरी मान लेते हैं मैं 4 ग्रुप्स पे काम कर रहा हूँ इस समय। नए ग्रुप हैं मेरे 4, और 4 ही हैं, नया मतलब रिसेंटली मैंने स्टार्ट किया है। अब हम ये भी कहते हैं कि ये डुप्लीकेशन का बिज़नेस है। जब तक हमारे जैसे लोग हमारी टीम में तैयार नहीं होंगे, तब तक हमें न तो फ्रीडम मिल पाएगी उस प्रकार से और न बड़ा हो पाएगा। तो मेरी 4 टीमें हैं। चारों टीमों में मैं एग्जांपल मान लेता हूँ कि एवरेज 100 लोग हैं। अब उनमें से मैंने अपने डुप्लीकेट तैयार करने, अपने जैसे लोग बनाने हैं। कैसे बनाऊं, कैसे उनको छाटूं, और एक बार मैंने कितने लोग छाटने चाहिए एक टाइम में, और एक बार अगर छाट लिए तो फिर क्या ध्यान रखना चाहिए उनके साथ में काम करते हुए। एक्चुअली मैं ये समझता हूँ कि अपलाइन को फ़िल्टर करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, लोग फ़िल्टर होके अपने आप आ जाते हैं। और वो फ़िल्टर इस तरीके का है कि जब अपलाइन कुछ टीच करती है, जब मैं अपनी टीम में कुछ बताता हूँ कि ये बुक पढ़ लो, या हर वीक इस मीटिंग में आ जाओ, या ये कर लो वो कर लो, जब मैं उनको कुछ रिकमेंड कर रहा हूँ और वो कर रहे हैं, इसका मतलब वो लोग हैं जिन पे मुझे फोकस करना है, जिनको मुझे और ज़्यादा नरिश करना है और ज़्यादा बताना है। या मैंने कुछ टूल्स सजेस्ट किए, लाइक मैंने बोला कि आप सबके पास वाइट बोर्ड स्टैंड होना चाहिए, मार्कर होना चाहिए, आपके पास डेमो किट होना चाहिए, आपके पास कुछ 4-5 तो बेसिक बुक होनी चाहिए जिनको आप रोज़ घंटा आधा घंटा पढ़ लो। और अगर मैं ये देखता हूँ कि वो उसने किया, तो इसका मतलब मैं ये समझ जाता हूँ कि ये व्यक्ति इस बिज़नेस में, इस इंडस्ट्री में लीडर बन सकता है, मुझे इसके ऊपर फोकस करना है। और अगर मेरे पास जो आप बता रहे थे कि 4 टीमें हैं, मैं नया हूँ और मेरे पास 4 टीमें और चारों टीमों में 100 लोग हैं, मैं अगर उन 100 के 100 लोगों को एड्रेस करूँ, उनको बताऊँ कि ये 5 चीज़ें आपको अगले 10 दिन में करनी है, तो 100 के 100 तो करेंगे नहीं, 8, 10, 15, 20 लोग करेंगे। और वो जो करेंगे, वो उससे बढ़िया कोई फ़िल्टर है ही नहीं लोगों को छांटने के लिए। उन्हीं लोगों को लेके मैं आगे बढ़ सकता हूँ। सब लोगों पे अपना टाइम और अपनी एनर्जी वेस्ट करने से अच्छा है कि मैं बिल्कुल एक्यूरेट, जो व्यक्ति सीखने के लिए तैयार है, जो करने के लिए तैयार है, और जिसके वर्क एथिक्स स्ट्रॉन्ग है। मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि जब मैं इस बिज़नेस को स्टार्ट किया, उस टाइम मैं जॉब भी कर रहा था, मैं ट्यूशन भी कर रहा था। मेरे पास सुबह 7 बजे से लेके और रात को 9 बजे तक बैच थे, बीच में मेरा स्कूल भी था। अपलाइन ने कहा कि इस बिज़नेस में आगे बढ़ना है तो रोज़ कम से कम एक प्लान दिखाना ज़रूरी है। मैं और मेरी वाइफ, हम
बीच में टाइम कहीं ना कहीं से निकालते थे। बहुत बार तो ऐसा भी किया हमने सुबह मेरे 7 बजे वाले बैच को 15 मिनट आगे पीछे करके हमने अर्ली मॉर्निंग प्लान्स भी किए। तो वर्क एथिक्स अगर कोई किसी के स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं, उस व्यक्ति को सिखाया जा सकता है, वो आगे बढ़ सकता है। पर ऐसे लोग बहुत आपको रेयर मिलेंगे जो मतलब मेहनत करने के लिए तैयार होंगे, आपने वो छांटने हैं। दैट्स ग्रेट। मैं एक चीज़ और प्रमोट करता हूँ कि आपने किन लोगों के साथ में काम करना है, इससे भी ज़्यादा ज़रूरी ये है कि किन लोगों के साथ में काम नहीं करना है। बिल्कुल। बहुत बार हम अनसीरियस लोगों के साथ में जो बातें बड़ी बड़ी करेंगे, एथिकल नहीं हैं, वर्क एथिक्स उनके स्ट्रॉन्ग नहीं है, उनके साथ में भी कहीं ना कहीं किसी रिश्ते की वजह से, किसी वजह से उनके साथ में भी लगे रहते हैं और कहीं ना कहीं हमारी एनर्जी फाइनली वेस्ट चली जाती है। अब यहाँ प्रश्न ये आता है, फ़िल्टर लग गया, लगा लिया फ़िल्टर जैसे, और कुछ लोग सेलेक्ट हो गए कि यार ये सीरियस हैं, उन पे फोकस्ड रह के हमने काम करना है। तो फोकस मतलब क्या काम करूँ उनके साथ में मैं ये मानता हूँ कि किसी भी व्यक्ति को अगर आप मेंटोर कर रहे हो, कोच कर रहे हो, सबसे पहला इनिशियल एक्टिविटी ज़रूरी है, उसके साथ उसकी काउंसलिंग और प्लानिंग। अगर मैंने महीने की पहली दूसरी तारीख को उस व्यक्ति के साथ जिसके साथ मैं फोकस होकर काम करना चाह रहा हूँ, उसका मैंने एक डायरी बनवा दी पूरे महीने भर की, कि उसकी कौन कौन सी कहाँ मीटिंग्स होंगी, मेरे सामने पिक्चर क्लियर है, ये कितने प्लान दिखाएगा, इसकी लिस्ट में भी कितने लोग हैं, कितना इसका वॉल्यूम करने का टारगेट है, उसको ये कैसे अचीव करेगा, कहाँ डेमो की रिक्वायरमेंट रहेगी, मुझे सब कुछ अगर आइडिया है। और वो सब आइडिया मुझे आएगा जब मैं उसकी काउंसलिंग करूँगा और उसके साथ बैठ के ऑन पेपर प्लानिंग करूँगा, और उसको लेके अगर मैं आगे बढ़ूँगा तो मेरा फोकस ऑटोमेटिकली रहेगा। मुझे पता है कि इसने ये करना है तो इसको मुझे इतना टाइम देना है, इसने ये अचीव करना तो मुझे इसको ये इतना टाइम देना है। दूसरी चीज़ मैं ये मानता हूँ कि जब भी मैं काउंसलिंग करता हूँ या जब मैं अपनी टीम से बैठ के बात करता हूँ, तो मैं एक चीज़ ज़रूर कमिटमेंट लेता हूँ कि ये जो प्लानिंग हुई है आज, इस प्लानिंग को एग्जीक्यूट करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप दिन में मुझे एक बार फ़ोन करके ज़रूर बताओगे कि क्या हुआ। नहीं बात हो रही तो आप मुझे व्हाट्सअप करोगे कि ये एक्टिविटी हुई, ये नहीं हुई, क्यों नहीं हुई, उस पर हम बात करेंगे, पर आपको कम से कम बताना है। और अगर कोई व्यक्ति ये करने लग जाता है, और ये चीज़ इनिशियली मेरी अपलाइन ने मुझे बताई थी, हमारा कमिटमेंट था, सुबह मुझे वो फ़ोन करते थे और बातचीत करते थे कि आज का प्लान क्या है, क्या क्या करोगे, तो मैं बताता था स्कूल जाऊँगा, उससे आके मुझे उससे मिलना है, इससे मिलना है, ये करना है। फिर रात को मैं फ़ोन करता था कि आज पूरे दिन में ये हुआ, ये नहीं हो पाया, फिर वो कुछ मुझे टिप्स देते थे, कुछ गाइड करते थे, और फिर मैं अगले दिन की फिर प्लानिंग बनाता था। तो यही चीज़ हमने डुप्लीकेट की, और इतना ही ऑनरशिप चाहिए इसके लिए, इतनी डेडिकेशन चाहिए इसके लिए। इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, यहाँ से आप पा बहुत कुछ सकते हो, पर आपको मेहनत भी उतनी करनी पड़ेगी। दैट्स ग्रेट सुनील जी, बहुत अच्छा तजर्बा, बहुत डीप नॉलेज है आपकी। हमने कुछ चीज़ें कवर करने का प्रयास किया इस एपिसोड में। हमने सबसे पहले ड्रीम्स की बातचीत की, गोल्स में कन्वर्ट करने की बातचीत की, फिर हमने कोर के बारे में थोड़ा सा जाना, और फाइनली हमने बातचीत की कि लोगों को कैसे सिलेक्ट करना और कैसे उनके ऊपर में काम करना है। अगले एपिसोड में हम लोग थोड़ा और आगे का सफ़र तय करेंगे, बहुत जो और डीप स्टडी है, डीप नॉलेज है, स्पेशली जैसे काउंसलिंग जैसे जो टिपिकल सब्जेक्ट हैं, उनके ऊपर में थोड़ा बातचीत करेंगे। आपने समय निकाला सुनील जी, हमारे बीच में आए। सभी व्यूवर्स की तरफ से दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। सो ये थे सुनील शर्मा जी, हिसार हरियाणा से। डायरेक्ट सेलिंग का बहुत ज़ोरदार एक्सपीरियंस है, वो इनकी बातों से आपको झलका होगा। सुनील शर्मा जी को बहुत जल्दी फिर आपको सुनने का मौका मिलेगा। कब आएंगे उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बेल आइकन दबाएंगे तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, नोटिफिकेशन आपके पास में आ जाएगा कि कब आने वाले हैं। और डीप नॉलेज आपको अगर लेनी है तो हर मंगलवार को रात्रि 8 बजे आते रहिए। कोई ना कोई एक बड़ी शख्सियत आएगी, अपनी ज़िंदगी का तजर्बा, 15-20 साल का तजर्बा 20-25 मिनटों में दे के चली जाएगी, बशर्ते कि आप सीखने के लिए तैयार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, अपना ख्याल रखिएगा। डन भाई, वो क्लिप अभी लो।